सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और हमारे जो मेहमान हैं वो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब हैं और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से ही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार मरीम नवाज़ साहिबा ने जो खामोशी है वो तोड़ दी है और वहाँ पर जो भी हुआ नैब कोर्ट के बाहर कुछ इस हवाले से भी, नैब दफ्तर के बाहर जो भी हुआ कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, मैं क्योंकि आज लाहौर में हूँ और आप और राना साहब इस्लामाबाद में हैं, तो यहाँ पर सारा दिन हमने देखा वो जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के नाम पर जो कुछ हुआ वो बहुत सारे उसमें चीज़ें जो है ना वो लोग अब असेस हो रहा है, पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो भी उसको देख रहे हैं कि ये सब क्या हुआ। बहुत अरसे से मरीम नवाज़ साहिबा खामोश थी, लेकिन आज उन्होंने वहाँ पर जिस अंदाज में वो आई हैं और यहाँ पर जो मेरी बात हुई है हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं बाबर डोगर, उनसे भी और भी जो रिपोर्टर इसको कवर कर रहे थे, तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एक लाहौर में एक्टिविटी थी और जो मरीम नवाज़ साहिबा का जो उनके जो सिंपथाइज़र हैं, वो जो मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको टेलीफोन कॉल्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एक बड़ा आपने शो यहाँ पर करना है, ताकत का भरपूर एक मुजाहरा करना है और मरीम नवाज़ साहिबा जब आएँ तो बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स को होना चाहिए। तो अगर जो एफ़र्ट्स हुई हैं, जो टेलीफोन कॉल्स की गई, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो जो वर्कर्स जमा हुए वो उनकी तादाद उस तवक्को से बहुत कम थी। यानी जो नून लीग के जो लोग थे, जो मरीम साहिबा का जो कैंप था, उनकी ख्वाहिश थी क्या यहाँ पे कम से कम कोई 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हों और एक पूरा एक सीन क्रिएट किया जाए। लेकिन जो वर्कर्स की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो मैंने अर्ज़ किया कि वो जब शुरू में तो वो चंद दर्जन थी, बाद में जिस वक्त ये सारी हंगामा आराई हुई और पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई और सब पत्थर वत्थर और आंसू गैस की शेलिंग हुई, तो आप ये कह सकते हैं कि 300-400 लोग उस वक्त मौजूद थे जब दूसरी दफ़ा भी मरीम नवाज़ साहब आई। तो एक तो ये कि लोग जो मैं समझता हूँ कि सिंपथाइज़र तो मौजूद हैं नून लीग के लाहौर में और बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ सिंपैथी भी करते हैं और ये ट्रेडिशनली पिछली कई सालों से नून लीग का ये शहर समझा जाता है। लेकिन लोग बाहर आकर सड़कों पर एहतजाज इन कायदीन के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह डिस्ट्रस्ट हो सकता है, उसकी वजह मौसम हो सकता है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन जो नून लीग चाह रही थी, जो मरीम नवाज़ साहिबा चाह रही थी कि एक बहुत बड़ा पार्टी के अंदर एक वो ये कर सकें एक मुजाहरा, वो शायद उस अंदाज में वो नहीं कर पाई। बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका ये कहना है कि मरीम साहिबा अपने लिए एक रोल तलाश कर रही हैं और जिसमें वो अपने वालिद साहब को भी ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि शहबाज साहब जो हैं शायद वो पार्टी में जान नहीं डाल सकते और ये जो मामलात हैं इनको हल करने के लिए मुझ जैसी डायनामिक पर्सनैलिटी की ज़रूरत होगी और मुझे आप मौका दें। क्योंकि इससे पहले, आज से कोई 1 महीना पहले जो मुस्लिम लीग नून का एक 10 मेंबर्स का पंजाब का आला सतही इजलास हुआ था, उसमें ये तजवीज़ दी गई थी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि मरीम नवाज़ साहिबा को कोई एक्टिव रोल दिया जाए, लेकिन ख्वाजा आसफ़ ने इस बात को नहीं तस्लीम किया था और ये बताया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद, वो इसमें कोई शक नहीं कि मरीम साहिबा उनकी साहबजादी हैं, लेकिन मौजूदा जो सियासी हालत है, जो हालात हैं, उनमें वो कोई उनको उस तरह का रोल नहीं देना चाहते जिससे कन्फ्रंटेशन और ज़्यादा हो, क्योंकि इस वक्त वो कोशिश भी कर रहे हैं साथ साथ रिकन्सिलिएशन की और उनका वो जो पिछले 7-8 महीने से बाहर हैं, जिस तरह से वो गए, कोई उसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन ये तो हकीकत है कि अगर कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग ना होती तो वो इस तरह से बाहर नहीं जा सकते थे। तो एक तो ये चीज़ सामने है, लेकिन कुछ मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक तो आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ। उसमें आप देखेंगे कि ये जो सारा वाक़या हुआ उसमें जो गाड़ी आ रही थी मरीम साहिबा के आगे, मुस्लिम लीग नून के लोग जिसको ला रहे थे, पत्थर जो हैं इब्तदा में उसकी तरफ से फेंके गए। तो एक हमें ये नज़र आ रहा है कि बाकायदा एक मनसूबाबंदी थी कि यहाँ पर कोई इस तरह का सीन क्रिएट किया जाए जिसमें कुछ अच्छे विजुअल्स बने,
ट्रैफिक ब्लॉक हो और एक ऐसी एक्टिविटी जो अपोजिशन चाहती है, अगर वो फुटेज आप चलवा सकें और उसमें वो आप गुफ्तगू भी सुन सकते हैं, जिसमें ये आप सर्कल्स में ये आप देख लें, ये पत्थर भी आपने देखा ये गिरा है। और ये जो गाड़ी है ये मुस्लिम लीग नून की गाड़ी है, साइड से भी गिरी है और सामने से भी आ रही है और लोग उन्हें कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। ये आप इनकी शक्लें भी देख सकते हैं, ये कौन लोग हैं। और ये जो गाड़ी है ये मरियम नवाज साहबा की गाड़ी के आगे थी और ये वो गाड़ी है और इसके साथ साइड पे जो लोग थे इन्होंने सबसे पहले पत्थर फेंके और वहाँ पर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी कहा, कह रहे भाई ये तुम आप क्या कर रहे हो। तो ये विदाउट एनी प्रोवोकेशन ये सब कुछ किया गया और फिर गाड़ी में डालकर लाया गया। अब नून लीग तो ये नहीं मानती, वो तो अभी राना अरशद साहब उनके एक साबिक MPA भी हैं, शायद अब भी हों MPA, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल इसमें नून लीग का कोई हाथ नहीं है और ये जो गाड़ी है ये भी वो उनकी नहीं है, MPA साहब की जिनका नाम लिया जा रहा है जो जाती उमरा से MP हैं, और ये पता नहीं किसकी गाड़ी है और हमें तो विक्टिमाइज़ किया गया। और वो जो बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि जो शीशा जिस तरह से टूटा है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और हम तो ये समझते हैं कि ये शायद मरियम साहबा की जान लेने की कोशिश भी हो सकती है इसमें, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मरियम साहबा का कुछ हो भी सकता था। तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर वो पेश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मेरी रिपोर्टर से बात हुई और जिस तरह ये सारा मामला हुआ तो ये मुमकिन नहीं है कि मरियम साहबा के इल्म में ना हो, क्योंकि वो जो MPA साहब हैं जाती उमरा के, मैं बावजूद नाम उनका नहीं ले रहा इसलिए कि मैं नहीं चाहता जब तक कोई सॉलिड चीज़ ना हो, मुबैना तौर पर अगर एक चीज़ हो तो उसमें हम नाम नहीं लेते कि वो मरियम साहबा की मर्ज़ी के बग़ैर ये काम कर सके, क्योंकि वो जाती उमरा के MPA हैं नून लीग के और समझा जाता है कि वो शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब हैं। तो ये जो कुछ भी आज हुआ ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की कोशिश की गई है, अपोजिशन ने अपना नून लीग जो है उसमें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर आप देखें कि कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे तो मैं वो देख रहा था, तलाल चौधरी साहब, उसमें दानियाल अजीज़ साहब, जावेद लतीफ़ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अच्छा, अब पार्टी के अंदर ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक मरियम नवाज साहबा के साथ है। शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई मरियम साहबा की उसमें भी वो नहीं आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मरियम साहबा ने जो उनका पार्टी के अंदर जिन लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, जो उनकी टीम का हिस्सा है, इसमें ज़ुबैर साहब भी हैं जो सिंध के साबिक गवर्नर, अच्छा फिर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वो भी मरियम साहबा के ही कैंप से बिलोंग करते हैं। तो वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ हमें नून लीग के नज़र आते हैं उनको यहाँ पर ना मदऊ किया गया, ना वो आज आए। तो एक चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो कशमकश है उसमें मरियम साहबा अपना एक रोल तलाश करने के लिए और अपने आप को असर्ट करने के लिए उन्होंने आज जो ये शो ऑफ पावर किया है, इतना बड़ा तो नहीं हो सका जितना वो चाह रही थी, लेकिन ये जो सारा पत्थरबाजी, आंसू गैस और कई घंटे यहाँ पे मोटरवे बंद रहा और एक बड़ा एक सीन क्रिएट हुआ, तो वो मीडिया की अटेंशन हासिल करने में कामयाब हुई हैं। और अब देखना ये है कि वो आगे जो पुरानी खामोशी थी उसी को बरकरार रखेंगी या फिर आज के वाक़े के बाद अब वो आगे ज़्यादा वोकल होती हैं ट्वीट्स पर भी और अपने मैसेजेस के हवाले से भी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वो पर्चे दर्ज कर रही है। तो मरियम नवाज साहबा पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है, तो अगर पर्चा दर्ज होता है तो फिर उनको प्री अरेस्ट बेल करानी पड़ेगी, तो उसके लिए वो फिर अदालतों में आएंगे प्री अरेस्ट बेल के लिए, हो सकता है कल ही उनको आना पड़े, मुस्लिम लीग नून के कायदीन को भी। तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर तो ये ऐसा ही हुआ तो फिर एक चेन, जो जैसे हम रिएक्शन कहते हैं कि कल अदालतों में भी वर्कर्स आएंगे, वहाँ पर भी ये सीन इस तरह से हो सकते हैं, उसके आगे भी। तो ये भी एक मरियम साहबा की। अच्छा समीर साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो राजा बशारत साहब हैं और वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं पंजाब के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं उन्होंने कहा कि कल रात से मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जिसमें ये मुझे बताया गया
कि 10 लाख रुपए बांटे गए हैं और लोगों को कहा गया कि आप वहां पर पहुंचें और ये सारा जो तमाशा है वो करें। अगर ऑलरेडी उनके पास ये थी इन्फॉर्मेशन तो बेहतर ना होता कि वो पहले ही इसको कंट्रोल कर लेते, बिकॉज जो भी हुआ है उसके बाद बहुत से सवालिया निशान जो हैं इसके ऊपर भी उठते हैं कि भाई वहाँ पे शेलिंग भी हुई है, डंडे भी मारे गए हैं, पत्थर भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो एक इंप्रेशन देने में नाकाम हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जो उन्होंने वर्कर को एक इंप्रेशन देना था, एक कामयाबी शो करनी थी, वो तो कर चुके हैं कामयाबी शो अपनी। देखिए अलीना, जहाँ तक फयाजुल हसन चौहान साहब और राजा बशारत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, वो पीटीआई के हैं, वो गवर्नमेंट में हैं, तो उन्होंने आके अपोजिशन को अक्यूज़ ही करना है। अब फयाजुल हसन चौहान साहब कोई इंटेलिजेंस एजेंसी को डील करते हैं कि उन्हें ये पता लग गया कि 10 लाख रुपए चले गए। ये देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैं कोई इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देता ये। और फिर जो इस वक्त जो मीडिया हैंडलिंग है यहाँ पर लाहौर में, वो भी बड़ी एक पुअर मीडिया हैंडलिंग है, और उसमें जिस तरह की ये चीज़ें आती हैं, बयान जवाबी बयान, कोई ज़्यादा ये इम्प्रेसिव नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन देखें, जो बात नून लीग मरियम साहबा जो बात करना चाह रही थी कि एक बहुत ह्यूज शो लाहौर में, वो नहीं कर सकी। 300-400 लोग आने और पत्थर घर से लेके आ जाना और उनको फिर वो इस तरीके से करना, ये कोई बहुत बड़ा कोई ह्यूज यानी इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं थी। इसमें आप अपने वर्कर्स को, अहदेदारों को 2 दिनों से आप टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, आपने उनको बुला लिया और वो एक कुछ आपने सीन क्रिएट कर लिया, तो ये कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं थी जिस तरह से प्रिपरेशन की जा रही थी। ये वैसे लोगों ने रिस्पांस इस पे नहीं दिया। वर्कर जरूर आए हैं, उनके जो अहदेदारान थे वो आए हैं, लेकिन आम आदमी उसकी कोई शिरकत यहाँ पर नहीं थी। तो वो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा, एग्जेजरेशन की मैंने बात की ना, आप जरा चलवाएं ना एक शॉट जो मौलाना फजलुर रहमान ने दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि मरियम नवाज साहबा पर भी तशद्दुद हुआ। अब आप मुझे ये बताएं, वो मतलब ये रिलीजियस लीडर हैं और झूठ इतना बोल रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि मरियम साहबा पर कौन सा तशद्दुद हुआ है। जरा सुनवाइए ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो शॉट है। वहाँ खुद मरियम नवाज साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ उन्होंने ख़ुद फ़ोन पर रब्ता किया और आंखों देखा हाल उन्होंने मुझे सुनाया, और जो ख़ुद उन्होंने वीडियो बनाई है उसका क्लिप भी भेजा, जिसमें उनका दावा ये है कि पुलिस के लोगों ने पत्थर उठाकर मेरी गाड़ी को मारा है। और उसका जी समी साहब, ये मेंटल टॉर्चर की बात हो रही है मेरे ख्याल में। मरियम साहब ये कहने की कोशिश कर रही होंगी, टॉर्चर तो हुआ है लेकिन मेंटल टॉर्चर की बात की जा रही है। उन्होंने कहा भी मुझे लग भी सकती थी चीजें। ये तो आपने अपने पास से लिया ना, मौलाना कहां कह रहे हैं मौलाना ने तो नहीं, मौलाना ने कहा मेंटल टॉर्चर, उन्होंने साफ कहा है तशद्दुद किया गया टॉर्चर नहीं तशद्दुद। मौलाना ने कहा, ये नहीं कहा, मौलाना ने कहा कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो समी साहब ने सही कहा कि मौलाना को कुछ ख्याल के वो किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे मरियम नवाज साहबा ने टेलीफोन करके बताया। कोई खुदा का मौलाना खौफ करें, आप मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं, आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। जो चीज सारी दुनिया ने देखी उस पर ये झूठ बोल रहे हैं कि जी मरियम नवाज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा, कुछ तो ख्याल करें अलीना। तो और आप कह रही हैं पुलिस वाले जो हैं वो वहां पर क्या कर रहे थे, उनको क्यों वहां पर रखा गया? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस वालों ने, वो समी साहब ने जो बात की है वो 100% सही है कि ये गाड़ी में भरकर लाए थे। आप शेलिंग करेंगे, आप वो गाड़ी जो है उसमें मुस्लिम लीग नून के एमपीए बैठे हुए थे जिससे पत्थर बरामद हुए हैं और इन्होंने आगाज किया। और लेकिन राजा बशारत साहब ने कहा कि उस गाड़ियों के ऊपर जो नंबर प्लेट थी वो फेक है, जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना अभी तक। उस गाड़ी में एमपीए साहब बैठे हुए थे। जी राणा साहब सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो यहाँ पर लोग जिन्होंने विटनेस किया है, जो देखा है, मेरी रिपोर्टर से मतलब हमारे भी अब्बास नकवी साहब बड़ा एक बैलेंस और बड़ा एक वो ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं कि जो बिल्कुल कोई किसी का वो उसमें वो एंगल नहीं लेते। मैंने उनसे पूछा और हम बातें कर रहे थे, मैंने कहा आप बताइए कि क्या है। उन्होंने कहा बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के जो लोग हैं वो पत्थर लेके आए थे और पत्थर भी उन्होंने बरसाए। और ये जो हमने पहले फुटेज चलाई है ना, ये अब्बास नकवी साहब ने खुद बनाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब वो आ रही थी मैं उनकी फुटेज बना रहा था और सबसे पहले उनकी गाड़ी से पत्थर फेंके गए। तो ये इसमें अलीना कोई शक नहीं है, ये नून लीग वाले जो मर्जी कहते रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ा
एक मेडिटेशन उन्होंने की, मेडिटेटेड प्लान था और इसका मकसद सिर्फ यही था कि ये बताया जाए मरियम नवाज साहबा पूरी कमेंट्री कर रही हैं, वो वीडियो वायरल की जाएगी ट्रांसलेशन के साथ। इंटरनेशनल मीडिया जो सारा इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को निशाना बना रहा है, ISI को निशाना बना रहा है, क्योंकि ये जो बातें ये जो अभी करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लोग थे पत्थर मारने वाले, ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि ये एजेंसियों के लोग थे और इनका मकसद डराना था, जैसे ये सहाफ़ियों को उठा रहे हैं। तो ये बात आप समझें कि निशाना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, और ये पूरी दुनिया में ये बात करने के लिए कि देखें जी ख़वातीन, और इसीलिए मौलाना ने जो बात कही है, देखें एक स्टेप आगे चले गए। मौलाना ने ये कह दिया कि जी मरियम साहबा को तशद्दुद का निशाना बनाएगा। अब आप देखें ना वेस्ट का मीडिया कैसे उठाएगा कि एक औरत को, और वो भी नवाज शरीफ की बेटी को, तशद्दुद का निशाना, और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा एक वेल थॉट आउट स्कीम थी। अच्छा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंसान चाहे वो स्लिप ऑफ टंग हो, सच बंदे के मुंह से निकल जाता है। मैं आपको मरियम नवाज साहबा का ये शॉर्ट आपको सुनाना चाहता हूँ। ये हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, लेकिन अगर आप सुने फिर आप खुद फैसला कर लीजिए कि समटाइम कुदरत ऐसा बंदोबस्त करती है कि खुद इंसान के मुंह से वो अल्फाज निकल जाते हैं। सुनवा दीजिए ज़रा। आज जिस रियासती हुकूमती खौफ का, जबर का, गद्दी का मैं मुजाहरा करके आ रही हूँ, वो मेरे लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, वो इस जाली और सिलेक्टेड हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। सर बहुत क्लियरली स्लिप ऑफ टंग है। बाकी आप इसको जिस तरीके से मर्जी रंग देना चाहें, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। राना साहब भी कह सकते हैं इसके ऊपर। मैंने ये मेरी बात सुने, अब वो डेफिनेटली हमने एनालिसिस करना है, हमने न्यूज़ बनानी है, तो स्लिप ऑफ टंग को हम बिल्कुल न्यूज़ बना सकते हैं। मेरे से होता है, आपसे होता है, राना साहब से होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने अलीना साहबा मैंने तो ये नहीं कहा, ये तो मरियम साहबा और साथ में जो लोग बैठे हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगाएं किसी ने तस्हीह नहीं कराई। वो जो साथ बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े नाम है, बोने हैं। सर जी ये इधर नून लीग में नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में है। कोई किसी को ठीक नहीं करता। सर नहीं करते ठीक, खान साहब भी बोल रहे हो तो उन्हें कोई ठीक नहीं करता। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सर कोई नहीं करता, ये कल्चर है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं किसी पर क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये कल्चर देखें। हाँ जी, उन्होंने अगर ये स्लिप ऑफ टंग है, एक बात कही है, वो साथ बैठे हुए हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह सके कि नहीं मरियम साहबा आपने कहा दहशतगर्दी का मुजाहरा की, ये आप क्या कह रही हैं। कोई करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो कल्चर, ये कौम की क्यादत करेंगे, ये साजिशी, और ये जो लोग बोल ही नहीं सकते किसी के आगे। ये तो जो पीर होता है ना, उसके मुरीद भी बाज़ कह देते हैं कि पीर साहब ये बात ऐसे नहीं है, लेकिन ये तो बोल ही नहीं रहे। राना साहब मुझे बताएं ना, ये कौम को लीड करेंगे। समी साहब बात ये है कि ये सच उनके मुंह से निकला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो मैं दहशतगर्दी करके आई हूँ, ये ना हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। आप ये देखें समी साहब, उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, जो कुछ इन्होंने मॉडल टाउन में रियासती दहशतगर्दी करवाई थी, जिस तरह मासूम औरतों को गोलियों का निशाना बनाया था, तो ये वही सोच इनके दिमाग पर हावी है और वो सच इनके मुंह से निकल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दी का मुजाहरा करके आ रही हूँ। आपने सही कहा कि वो जो एक कठपुतली वज़ीर आज़म साथ बैठे हुए थे, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो क्योंकि की दहशतगर्दी इन्होंने थी, ये तैयारी करके गए थे दहशतगर्दी की, पत्थर लेकर गए थे, ये वहाँ एक सीन क्रिएट करना चाहते थे। ये तो समी साहब हुकूमत के जो सोचने की भाईजान बात है, वो तो ये है। कहते हैं पत्थर किसी और ने भेजे हैं। पत्थर वो मौलाना फजल रहमान ने जो कहा वो भी सुना दें। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं ये शैतान है जो पत्थर लेकर आए हैं। दिखाएं, सुनाएं जी। लगता है वो हैंग हो गया हमारा सिस्टम, इसलिए वो शैतान के नाम पे हैंग हो गया। जी किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बात सुने, मौलाना फजल रहमान भी जानते हैं कि वो इस किस्म की शरारतें, ऐसी शरारतें वो सूझते हैं ऐसे मौके पर कि शैतान भी ऐसे वक्त में शायद ऐसी शरारत न सूझ सके। जी राना साहब, तो अब मौलाना फजल रहमान साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जो समी साहब ने पहले बात की कि इनका प्लान ये था कि ये हुकूमती अदारों को बदनाम करेंगे ये पथराव करके, लेकिन वो तो मीडिया वहाँ मौजूद था,
उनकी पूरी वीडियो बन गई कि किसकी गाड़ी से कहां से पत्थर बरामद हो रहे हैं और कौन कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि नैब के दफ्तर पर कौन पत्थर फेंक रहे हैं। अब ये मेरी बात सुने, बुलेट प्रूफ गाड़ी पत्थर लेकर जाएंगे और हम कहेंगे हम पे मारो। एक तरफ कहा जा रहा है बुलेट प्रूफ गाड़ी थी मरियम नवाज की, बुलेट प्रूफ गाड़ी पे तो गोली से कुछ नहीं होता, तो पत्थर से उसका शीशा कैसे टूट गया? लेकिन वो कहते हैं हमको कौन करता है ऐसी हरकतें कि आप खुद ही अपने आप को पत्थर ये सारे जो इस किस्म के, और वो गुल्लू भट्ट वहां क्या करने आया हुआ था, ये सारा सीन जो था ना, ये एक उन्होंने बनाना था, मंजर कशी के लिए आए थे वो उसमें नाकाम रहे। उनका जो समी साहब ने किए, चंद सौ लोग इकट्ठे कर सके। अब देखिए कितनी मासूमियत से मरियम नवाज साहब, तो कोई कॉल ही नहीं दी थी, नहीं, वो कितनी मासूमियत से कह रही थी जमा होना था वो जमा मैं तो अकेली आई थी। सारे आज के अखबारात उठाकर देखें, कल के टीवी चैनलों को देखें कि कारकुनों को कहा गया वहां पे पहुंचे। यानी कोई शर्म हया नाम की चीज इनके पास से, मुस्लिम लीग नून के पास से गुजरी नहीं कि ये बता सके। जब मरियम ये जानती हैं राना साहब कि हर चीज इतनी कंट्रोल्ड है, आपको लगता है वो कहेंगी कि अपने कारकुनों को कि बाहर आओ? ये देखें कारकुनों ने बाहर आके कंट्रोल्ड किया है, वो एक्सपोज हो गए। आपने कहा ना खामोशी तोड़ दी, ये खामोशी नहीं टूटेगी। अच्छा ठीक है, ये आज एक बनाना था, उन्होंने वहां पे करना था ड्रामा, वो कर लिया। ये खामोशी उसने क्या कहा, एक और बात भाईजान उन्होंने कही है, उस पर आप जरा तबसरा फरमाएं। वो फरमाती हैं कि जी मैंने खामोशी इसलिए इख्तियार की हुई है कि ये मेरे बाप को लंदन में ना नुकसान पहुंचा दे हुकूमत वाले। अब आप देखें, कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी लीडर इस किस्म की गुफ्तगू कर सकता है? लंदन में हुकूमत बरतानिया है, वहाँ कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं है, और वो कहती कि मुझे खदशा है कि मैं यहाँ बोली तो मेरे बाप को, और कहती मुझे यहाँ पे इन्होंने ना कॉफी पीने पे उनको मसला हो जाता है, वॉक करने पे उन्हें मसला हो जाता है। समी साहब से सुने जरा इस पे कि वो बेटी है, क्या तबसरा करते हैं। जी समी साहब देखिए, मुझे ये बात बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, ये इसलिए बाहर गए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जाने की इजाज़त दी, और वो बाहर जा नहीं सकते थे। अब जिसको उन्होंने बाहर जाने दिया तो उसको हुकूमत पाकिस्तान नुकसान पहुंचाएगी। मुझे ये बात आपस में इसका कोई सेंस नहीं है। फिर आप ये देखें, ये तो नैब को सोचना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि मरियम नवाज साहबा की जो बेल हुई थी, जिसमें उन्होंने, मैं चाहूंगी अपनी बात कंप्लीट करें, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक। मरियम नवाज साहबा ने ये भी कहा कि उन्हें जरगमाल बनाया गया और उनको होस्टेज रखा गया, और उसका रीजन ये है ताकि उनके वालिद साहब जो हैं वो वहाँ पर महफूज रह सके। इस पर भी बात करते हैं, और खैर आज मरियम साहबा को फुल कवरेज भी मिली है, इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर तबसरा करें। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब, और एक बड़े अहम दौरे के हवाले से उनसे बातचीत की जाएगी। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी अलीना, हमने पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात की। अभी कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, लेकिन ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं, तो हम जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी और रीजनल जो इश्यूज़ हैं, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें रीजनल जो इश्यूज़ हैं उन पर भी बात की गई है और सारे जो अफ़गान इशू और तमाम मामलात को देखा गया। लेकिन मैं जो पर्टिकुलरली जो मैं बात करूंगा, ज़फ़र हिलाली साहब जो सवाल करूंगा वो ये है कि ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं अगले 1-2 दिनों में। अगर सिग्नल जद्दा रियाद से ठीक आ जाते हैं और वहाँ पर जो मुलाकातें सही उनका स्केड्यूल हो सकता है और कोई मीनिंगफुल डायलॉग होने की उम्मीद है, तो कमर जावेद बाजवा साहब जाएंगे वहाँ पर। और OIC वज़राए ख़ारजा जो इजलास है वो पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश है। ज़फ़र हिलाली साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कही, जिस पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने भी रिएक्शन दिया, सऊदीज़ का भी रिएक्शन आया, फिर सऊदी सफ़ीर की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? क्योंकि माजी में इस तरह बिल्कुल खुलकर शायद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और OIC के किरदार के हवाले से कोई इस तरह बात नहीं की थी। जी हाँ, बड़ा सही कहा आपने, इससे पहले ऐसी बात नहीं हुई थी। मैं जो हूँ समी साहब, मैं दाद देता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने वो स्टांस अडॉप्ट किया जो सही था और एक बोल्ड स्टांस था।
आखिर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सऊदीज़ को कि खुदा के लिए आप फोरफ्रंट में, आप लीडरशिप रोल में हैं OIC के, तो जो कश्मीर का मामला है खड़े होके स्पीक अप फॉर कश्मीर। हमने क्या कहा है? हमने सिर्फ ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि एक फॉरेन मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कश्मीर में जो मुसलमानों की हालत है, जो इंडिया कर रहा है मुसलमानों के साथ, उसको आप एक जॉइंट रेजोल्यूशन में कहें कि ये मुनासिब नहीं है, उसको कंडेम किए जैसे पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, सब ने कंडेम किया है। आखिर OIC का पर्पस क्या है? OIC का पर्पस ये है कि आप प्रोजेक्ट करते हैं मुस्लिम कॉजेस। इस्लाम, कश्मीर इज अ मुस्लिम कॉज। आप और क्या है? आप प्रमोट करते हैं इस्लामिक वैल्यूज, आप प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ मुसलमान। तो अगर OIC ये भी नहीं कर सकता है तो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे थे तो फिर हम वो मेंबर्स OIC के जो करना चाहते हैं, जो अलग हो के कहना चाहते हैं कुछ, उनको तो करने दें। उधर से बड़ा, जैसा आपने देखा, बड़ा सीरियस रिएक्शन हुआ और उन्होंने कहा ये करो और वो के साथ करने गया था 1995 में जब हम UN गए थे। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने कहा मेरे सामने कि प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर कॉज तो हमारा कॉज है। आप जब मुझे पूछते हैं कि बढ़ के सपोर्ट करें, हम तो कहते हैं वो हमारा कॉज है, कैसे नहीं करेंगे। कैसेबलैंका कॉन्फ्रेंस में मैं बीबी के साथ कोई 7-8 सरबराहों के पास गया, हेड्स ऑफ स्टेट जो अटेंड कर रहे थे, यमन का था, कतर का था, सब ने हमें रीअश्योर किया कि कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी वो जो उनका जो बादशाह बात में बना अब्दुल्ला, अभी जो अब्दुल्ला कह रहा है कि वो हमारा कॉज है, अभी हमें कहा जाता है वो एक बायलैटरल अफेयर है, अभी कहा जाता है कि वो एक इंटरनल मैटर है हिंदुस्तान का। अरे भाई, इंटरनल मैटर कैसा हुआ? हिंदुस्तान खुद इस मैटर को UN ले गया, हम नहीं ले गए, पाकिस्तान नहीं ले गया, इंडिया ले गया, नेहरू ले गया। और उधर उसने जाके कहा आपका जो फैसला है वो हमारे पर मंजूर है, इन अदर वर्ड्स प्लेबिसिट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इसको आप बायलैटरल कैसा रहा, ये इंटरनल कैसा रहा? ये तो ये अफसोस से बात है कि मैं ये सब अब इन लोगों का वो बदल गया है, इसलिए अब उनको तेल बेचने की ज़रूरत है। हम समझते हैं भाई, हम समझते हैं कि हर मुल्क के ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सही है, प्रिंसिपल के ऊपर अगर इम्पोर्टेंट है सेल्फ इंटरेस्ट तो होगा, हम नहीं कहते हैं कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होता है। मगर सम टाइम जब आप सैक्रिफाइस करते हैं प्रिंसिपल फॉर प्रॉफिट या राइट फॉर रॉन्ग, सेल्फ डिटर्मिनेशन, उस वक्त फिर आपको कुछ दुश्वारी होती है टू एक्सप्लेन करें दुनिया को, पब्लिक को, मुसलमानों को कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा हिलाली साहब, आपकी क्या असेसमेंट है? क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पुराने ताल्लुक़ हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ पैसों के हवाले से सऊदी अरब पर, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट भी जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर बहुत डिपेंड करती है। हम उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारा हमारे हमारे जो फ़ौजी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो किस हद तक ये बात आगे जाएगी? जो इस वक्त हमारी उनके साथ जो नाराज़गी है, क्या उस पर सऊदी अरब का रवैया आप समझते हैं तब्दील होगा, या ये जो कन्फ्रंटेशन वाला माहौल है या नाराज़गी वाला उसे समझूं माहौल है, ये कंटिन्यू करेगा और उसमें शिद्दत आएगी? आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, मेरा ख्वाहिश ये है, असेसमेंट तो मैं आपको दूंगा, मेरा ख्वाहिश ये है कि हमारे जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं वो थोड़ा सा सुधर जाएं। वो तो फ़ौरन जाके हमला कर दिया था यमन पे, और वो हमला इट हैज़ कॉस्ट देम सो मच।
in terms of self-respect, in terms of national respect, in terms of money, in terms of men lost, माने हर लिहाज से उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। क्या यमन, भाई यमन किसको थ्रेटन कर रहा था? मैं उधर सफीर रह चुका हूं 5 साल के लिए यमन में। यमनी कभी सऊदियों को पसंद नहीं कर सकते, वो सऊदी नहीं करते, माफ करिए, वो कहते हैं यहूदी। जब मैं बॉर्डर क्रॉस करके उम्रा के लिए जाता था मेनी टाइम्स, वो कहते थे तुम यहूदी क्यों जा रहे हो, तुम इधर हो, तुम पाकिस्तान के सफीर हो यमन में। अब ये उनके साथ बेचारों के साथ जाके लड़ चुके हैं और अब उनको अमन चाहिए। अब वो जो हूतीज है नॉर्थ में, उनका तो कारोबारी काम है, वो तो ट्राइबल एरियाज के तरह हमारे तरह लोग हैं, उनका काम ही यही है लड़ने का लिया। वो कहते हम नहीं मानते, तुम लोग सब निकलो इधर से, मिसाल के तौर पे। तो आप मुझे कह रहे हैं कि क्या होगा? मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सुलझे हुए लोग इसमें दखल दे रहे हैं और उनको समझाना चाहते हैं, कौन सा और मुल्क है जो कहता है हम सऊदी अरेबिया के लिए आके मरेंगे फॉर योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी, हम पाकिस्तान फौज भेजें और वो फौज अगर तुम्हारे पे हमला होता है हम मरेंगे, अटैक करेंगे। और कौन सा फौज है जो गया है उधर? ठीक है ज़फ़र हिलाली साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मेरा भी आपसे एक सवाल होगा। कश्मीर का इशू तो हमारे सामने है, लेकिन जो ईरान का एक फैक्टर है उसका क्या इम्पैक्ट है सारे इशू के ऊपर? मैं चाहूँगी आप उस पर भी हमें आगाह करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले ज़फ़र हिलाली साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था, मुझे ये बताएं कि अगर हम OIC की बात करें, कश्मीर और फ़लस्तीन का जो इशू है वो तो हमेशा OIC के एजेंडे में शामिल है, और मैंने आपको देखा है आप अक्सर OIC के किरदार के हवाले से और उसके रोल के हवाले से तनकीद करते रहे हैं। लेकिन अब जो आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव देख रहे हैं चीज़ों को, उसका एक रीज़न ईरान तो नहीं है क्योंकि बेहतर हो रहे हैं ताल्लुकात, और जिस तरीके से कश्मीर इशू के ऊपर ईरान खुलकर सामने आया, बाकी ममालिक हमने देखा कि इस तरीके से सामने नहीं आए? देखिए, ये तो सही है आपका कहना कि ईरान कुछ सर्टेनली सऊदी अरेबिया से तो ज़्यादा हमें सपोर्ट दे रहा है, बेशक वर्बल सपोर्ट हो, और सऊदी अरेबिया तो कुछ नहीं दे रहा है, और वो हम उसके वजह भी हमें पता है। मगर ईरान के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें जल्दी से बता दूं। उन्होंने तो एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान के साथ, जिसमें कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत हो जाए ईरान पे या हिंदुस्तान पे, दोनों पे अगर किसी ने जंग मुसल्लत किया, तो फिर दोनों का फ़र्ज़ होता है कि वो एक एक को इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो। दोनों का फ़र्ज़ होता है कि वो एक एक को, खैर ईरान का तो है ही है 4 बहार, मगर हिंदुस्तान को इजाज़त हो कि वो 4 बहार इस्तेमाल करें फॉर इट्स वॉर पर्पसेस। तो किसके साथ जंग होना है भाई? हिंदुस्तान का इस एरिया में हमारे साथ ही होना है। तो आपका क्या मकसद है कि आपने हमारे दुश्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आप करेंगे और 4 बहार का इस्तेमाल करेंगे? और एक और चीज़ मुझे आप बताएं, आजकल बहुत ज़्यादा अटैक्स आने लग गए हैं ईरान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर। ये किधर से आ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? हम जो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन? और फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये ईरान का जो एटीट्यूड है यादाव पे, आई मीन आपने एक इंडियन स्पाई जो दहशतगर्द जो आके पैसे बांट के पता नहीं खुद कहता है कितने सारे इंसिडेंसेस को वो स्पॉन्सर किया, फाइनेंस किया, लोगों को हथियार और पैसे, तो लोग मारे गए हैं। भाई ये क्या है? वो एक ज्वेलर शॉप खोल के 4 बहार में पता नहीं कितने 1-2 साल तक ऑपरेट कर रहा था, और आपका इंटेलिजेंस जो हर चीज़ और पता है आपको पता नहीं था वो क्या कर रहा था। आई एम सॉरी कि ये दिस इज़ नॉट द एक्शंस ऑफ व्हाट आई कॉल अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो हमारे बड़े रिजर्वेशंस हैं ईरान के साथ भी, और ये मैं देखिए, आई एम नॉट इन गवर्नमेंट,
मैं आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तरह बात करता हूँ और मैं कह सकता हूँ ये दूसरे लोग लिख रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ दूसरे लिख रहे हैं, तो आई डोंट माइंड सेइंग दैट। मुझे नहीं पता, मे बी खुदा करे आई एम रॉन्ग, मगर ये तो ऐसा लग रहा है कि नोबडी हैज़ कॉन्ट्रडिक्टेड दीज सच स्टेटमेंट्स, बल्कि कुछ कन्फर्मेशन आई है कि यादव का जो रिहाइश था 1-2 साल के लिए उधर, और ये बलूचिस्तान में से जो अटैक्स हमारे हो रहे हैं, और 4 बहार का एग्रीमेंट और 4 बहार का इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, ये कोई डिनाई होता ही नहीं है। तो आप बताएं, आई डोंट नो व्हाट शुड आई टेल यू। अच्छा, ये आपने बड़ा पॉइंट आउट सही किया कि अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत मिसट्रस्ट है, क्योंकि जो माजी के वाक़यात हैं उसके नतीजे में कोई फौरी तौर पर वो ऐसा नहीं है कि कुछ CBMs ऐसे हों कि वो मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है ईरान में, और समझा ये जा रहा है कि क्योंकि इंडिया को चाबहार से ईरान ने निकाल दिया है, तो ऐन मुमकिन है इस बात की, आप समझते हैं कि चांसेस हो सकते हैं कि आगे चलकर कुछ ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है मिसट्रस्ट, वो उस पर कमी आ जाए। और दूसरा मुझे ये बयान फरमा दीजिएगा कि लद्दाख में चाइनीज़ चले गए अंदर और वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर ली जो भी उनका जो डिस्प्यूटेड एरिया है, एक पूरा पंच मारा उन्होंने हिंदुस्तान को। तो पाकिस्तान जो है कश्मीर में जो हुआ, मुसलमानों के साथ इंडिया में जो हो रहा है, जिस तरह LOC पर वायलेशंस हो रही हैं, तो क्या पाकिस्तान भी कोई इस किस्म की एग्रेसिव सोच बना सकता है कोई इंडिया को सबक सिखाने के लिए? समी साहब, बात सीधी सादी है कि कल एक आर्टिकल निकला है फॉरेन अफेयर्स जर्नल, जो अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, जिसमें लिखा हुआ ये है कि हिंदुस्तान कुछ कामयाबी के साथ टेरर ऑपरेशंस बलूचिस्तान में शुरू कर दिया है 1-2 साल से, और काफ़ी कामयाबी के साथ। अब मैं पूछना चाहता हूँ हमारे लोगों को कि आपका जवाबी कार्रवाई क्या होगा? क्या आप सिर्फ कैजुअल्टीज़ एक्सेप्ट करते रहेंगे इसलिए कि वो इंडियंस नहीं मर रहे हैं, वो बलोच वो रेबल्स मर रहे हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस मर रहे हैं? तो क्या आप चुप करके बैठे रहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि आप लाजमी शुरू करें हेल्पिंग द कश्मीरी जो मुजाहिदीन हैं, और जो अब बन रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, यू हैव टू हेल्प देम। और एक चीज़ माफ़ करिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप समझते हैं हिंदुस्तान से बात हो सकती है, वो हो नहीं सकती। मूडी के साथ बात नहीं हो सकती। मूडी के साथ एक शर्त पे बात हो सकती है कि ये पूरा अगस्त 5 का ये वापस ले, और वो ले ही नहीं सकता, और अगर वो लेगा तो ही वोंट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं तो कुछ देख ही नहीं सकता हूँ एक्सेप्ट ट्रबल एंड परहैप्स वॉर। मेरे ख्याल में इससे हम बच अभी नहीं सकते, इसलिए कि हिंदुस्तान ने एक डिलिबरेटली कॉन्शियसली एक चॉइस किया है। वो चाइना का फैक्टर आके कॉम्प्लिकेट कर दिया है उनके लिए, मगर मैं आपको लिख के देता हूँ, नहीं तो बाल्टिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान और उधर से अटैक लाजमी था। उन्होंने सिग्नल भी कर दिया था, उन्होंने कह भी दिया था, और उनके मैप्स पे इंक्लूड भी कर दिया था। और अब वेदर रिपोर्ट्स गिलगित बाल्टिस्तान के इंडियन रेडियो अनाउंस करता है एज इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये आप ना समझिए कि इधर कुछ अमन आने वाली है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी पेसिमिस्टिक। ठीक है। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले लाहौर में यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जिसमें रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, और ये बड़ी वैसे तो गाहे बगाहे वो मिलते रहते हैं, लेकिन इस स्केल पर ये जो भी ये था जो गैर मामूली इसको समझा गया। तो आप समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि बात तो हो नहीं सकती, तो पाकिस्तान आर्मी इज़ आल्सो माइंडफुल ऑफ दैट, और ये जो अपॉर्चुनिटी है इस वक्त चाइना की लद्दाख में मुदाखलत के बाद, कि मेरा सवाल फिर वही है कि कुछ करने की पोजीशन में होंगे, हम जाएंगे, और अगर नहीं जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं क्या वजह है इसकी? क्या कोई अमेरिकन प्रेशर है?
मेरे ख्याल में कि हम जाके एक जंग शुरू कर देना हिंदुस्तान के साथ लद्दाख में, इसलिए कि चीनियों का और इंडिया का कुछ उधर ये है, या हम सियाचिन को फिर कैप्चर करने के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में ये हमारे प्लान्स में नहीं है। मगर 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल मेरे ख्याल में वी हैव टू डू। देखिए, माफ़ करिए, अगर खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया के साथ हमारा सपोर्ट कुछ डाइल्यूट हो गया तो हम जो हैं, हमें वेपन्स और फ्रैंकली वेपन्स और मिलिट्री असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि जो हमारा दुश्मन है उसका फ़ौज तो 4 गुना है, उसका एयरफोर्स 6 गुना है और उसकी नेवी 8 गुना है पाकिस्तान से। तो हम लोगों जो हैं वी आर टेकिंग ऑन ए ह्यूज एनिमी। और चीन जो है, हाँ वो मदद करेगा, मगर ये याद रखें चीन किसी और की लड़ाई नहीं लड़ता, चीन सिर्फ अपने लिए लड़ता है। आई थिंक कि अगर हो सके तो हम लोगों को जाके एक अरेंजमेंट करना चाहिए होगा चाइना के साथ, एक गुड डिफेंस अरेंजमेंट। देखिए, सीटो तो हमने साइन किया था, सेंटो तो हमने साइन किया था, और थ्रू आउट द कोल्ड वॉर हम एक अमेरिकन के एलाई रहें। हम क्यों रहें? नहीं कि अमेरिकन हमें फ़िक्र तो कम्युनिज्म सा नहीं था, हमारा तो फ़िक्र हिंदुस्तान का था। और जब वक्त आया हिंदुस्तान का, जब जंग हुआ तो अमेरिकनों ने हमें सैंक्शन कर दिया, हम लोगों को उन्होंने ये रोक दिया। फिर भी उनसे असिस्टेंस काफ़ी मिला और हमारा मिलिट्री कैपेबिलिटी बाकायदा एनहांस हुआ एज अ रिज़ल्ट ऑफ अमेरिकन असिस्टेंस। इधर भी अगर हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और है चाइना, मेरे ख्याल में वी शुड ट्राई एंड गो इन फॉर अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया ने क्या किया था बांग्लादेश जंग के पहले? इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था, और उस ट्रीटी का क्या नतीजा था कि चाइना न्यूट्रलाइज हो गया। रूस ने, ब्रेजनेव ने कहा अगर चीन तुम उंगली उठाओगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो हम उनके साथ आके लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। अगर हमारे साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाए चीन के साथ, बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिए अमेरिका तो हमारा खिलाफ हो गया और अमेरिका इंडिया का तो स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है, उनकी एग्रीमेंट हो गई है स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो हम जो हैं अब द ओनली कंट्री वी हैव इज़ चाइना। हाँ, तुर्की, मगर तुर्की का कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, एनीबॉडी एल्स विद anything to offer। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब अपना वक्त देने के लिए। माज़रत के साथ ख़त्म हो गया इसलिए मैंने कता कलामी की। समी साहब, राना साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।